Hello and welcome, my dear students of 9th standard, to my online class, YouTube video class of social science. And this is going to be the next lecture of lesson number 5, Movement Towards Independence. ये हमारा ongoing chapter है, ठीक है? उसको हम आगे बढ़ाएंगे और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही देश के महान एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम डेफिनेटली आपने सुना ही होगा, सुभाष चंद्र बोस। उनका एक अलग ही टॉपिक है क्योंकि उन्होंने अपनी फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो बहुत ही अलग ढंग से लड़ा था, दूसरों से अलग होके लड़ा था। That's why a separate topic has been included in the textbook. ओके, जो और हमें जो पढ़ना है वो पेज नंबर 34 से हमें पढ़ना है, जहां पे ये टॉपिक दिया गया है आजाद हिंद फौज एंड सुभाष चंद्र बोस। तो यहाँ पे मैंने लिखा है ऑलरेडी, आजाद हिंद फौज एंड सुभाष चंद्र बोस। दोनों ये नाम जो है वो कनेक्टेड है क्योंकि आजाद हिंद फौज की रचना जो है, उसकी स्थापना जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ऑब्वियसली उसका जो अगवानी है यानी कि लीडरशिप जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। सो सिंस बोथ दीज नेम्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, that's the reason why the title has been framed as such. तो आइए शुरुआत करते हैं पेज नंबर 34 से पढ़ने की। सुभाष चंद्र बोस was born in Cuttack in Orissa state, 23rd of January 1897. ओडिशा में सुभाष चंद्र बोस का एक्चुअली जन्म हुआ था। हाँ, एक चीज मैं आपको क्लियर करूं कि ये ओडिशा आज ओडिशा के नाम से जो जाना जाता है, जो एरिया, वो एक्चुअली बंगाल का पार्ट हुआ करता था उस वक्त, 1897 की बात है। सो ऑब्वियसली इन दैट सेंस ही इज नोन एज बंगाली। ओके, तो लेकिन आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो कटक यानी कि ओडिशा स्टेट अब अलग है, बंगाल से अलग है। उसके कटक शहर में 23 जनवरी 1897 को उनका जन्म हुआ था। His father, राय बहादुर जानकीनाथ बोस, was a government lawyer in British judiciary. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है कि उनके पिता जो है थे राय बहादुर बोस, जिनका नाम था, ठीक है, वो लॉयर थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट में वो काम करते थे, यानी कि पहले से ही उनका खानदान जो था वो पढ़ा लिखा था। पिता लॉयर थे उस जमाने में। His mother पार्वती देवी was a philanthropist. फिलैंथ्रोपिस्ट यानी कि सोशल वर्कर होता है। तो उनकी माता जो है जिनका नाम है पार्वती देवी था, ओके, वो फिलैंथ्रोपिस्ट सोशल वर्कर थे, यानी कि गरीबों को दान दक्षिणा वगैरह देना जो होता है वो सब एक्टिविटी करते थे वो। प्रेडिक्शन वाज दैट दिस बंगाली लैड विल बिकम अ सिंसियर सर्वेंट ऑफ ब्रिटिशर्स। अब फैमिली बैकग्राउंड और खास करके उनके पिता का व्यवसाय देखते हुए ऐसा प्रेडिक्ट किया जाता था कि सुभाष चंद्र बोस भी बड़े होके पढ़ लिख के ब्रिटिश गवर्नमेंट में ही काम करेंगे। ठीक है, ऐसा हुआ नहीं। वो पढ़े तो सही, बहुत जोरदार उनका पढ़ाई लिखाई था, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में उन्होंने काम नहीं किया। बट ही वेंट ऑन टू बिकम अ स्टॉन्च फ्रीडम फाइटर अगेंस्ट ब्रिटिश एम्पायर। वो फ्रीडम फाइटर बने, बहुत ही चुस्त। After passing examination with good marks from Calcutta's Presidency College, he went to England for further studies. वो प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़े थे, जो कॉलेज आज भी है कोलकाता में, वहां पे उनका पढ़ाई हुआ था। यहाँ पढ़ाई खत्म करके वो इंग्लैंड गए थे अपने हायर स्टडीज के लिए। He passed the very difficult ICS यानी कि Indian Civil Service Examination at 4th number and returned to कोलकाता। ठीक है, ICS इंडियन सिविल सर्टिफिकेट, उसकी एग्जाम उस वक्त इंग्लैंड में ली जाती थी, जिसको आज हम IAS के नाम से जानते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। वो एक्चुअली UPSC कंडक्ट करती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि इंडिया का इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट का गवर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, UPSC यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो बड़े बड़े जो IAS ऑफिसर्स होते हैं उनको नियुक्त करती है, लेकिन उसके लिए उनको एग्जाम लेनी पड़ती है। तो पहले रिटन एग्जाम पास करनी होती है,
जो बहुत ही डिफिकल्ट होती है, जिसमें बहुत कुछ आपको नॉलेज होना चाहिए अलग अलग एरियाज में, और उसके बाद में इंटरव्यू में भी पास होना पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन भी एकदम से नहीं होता, आपको 2 साल का प्रोबेशन पीरियड पास करना पड़ता है, वो भी एक ट्रेनिंग जैसा होता है, ठीक है, जिसमें आपको फिक्स्ड सैलरी मिलता है। आपकी जानकारी के लिए ये बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो वो 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद जो पर्सन है, कैंडिडेट है, वो IAS बनता है। तो बहुत ही टफ एग्जाम होती है। जो यूनियन गवर्नमेंट हमारी होती है, उनके जो मिनिस्टर्स होते हैं या तो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, उनके हाथ नीचे गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के जो हेड होते हैं, ठीक है, वो काम संभालने वाले जो ऑफिसर्स होते हैं उनको IAS ऑफिसर्स कहा जाता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। अब ये सिस्टम की स्थापना जो है वो ब्रिटिशर्स ने की थी इंडिया में। उस वक्त वो ICS के नाम से जाना जाता था, और ICS की एग्जाम, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट उस वक्त चल रही थी, इसलिए उसकी एग्जाम इंग्लैंड में भी होती थी और इंडिया में भी होती थी। सो इन केस इफ समबडी इज स्टेइंग इन इंग्लैंड, ओके, एक इंडियन पर्सन इंग्लैंड में रह रहा है और वहां से एग्जाम देके यहाँ इंडिया में आके काम करना चाहता है, तो वो ICS की एग्जाम इंग्लैंड में भी दे सकता था। तो ये कह सकते हैं कि इंग्लैंड में उन्होंने एग्जाम दी थी, और पूरे इंडिया का रैंक निकालते थे उस वक्त। तो उसमें उनका सुभाष चंद्र बोस का 4th रैंक आया था, ठीक है। वो इंडिया में आए थे फिर बाद में। Seeds of revolution were planted in his mind due to the insulting attitude and pride of the British professors at the President College towards the Indians. अब जब उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाई की थी, तो उनको पढ़ाने वाले जो थे वो ब्रिटिश प्रोफेसर्स थे। अब उन्होंने ये चीज सब देखी थी पहले से ही कि उनका जो बिहेवियर था वो डिस्क्रिमिनेटिंग बिहेवियर था। वहां पे ब्रिटिशर्स भी पढ़ते थे और इंडियन लोग भी पढ़ते थे, तो इंडियन लोगों के खिलाफ ब्रिटिश प्रोफेसर्स का जो बिहेवियर था वो भेदभावपूर्ण था। तो ये बात से बहुत ही परिचित से सुभाष बाबू, और इसलिए उन्होंने शायद तब से ही फैसला किया था कि पढ़ लिख के मैं आगे जरूर बढ़ूंगा, लेकिन इनका नौकर नहीं बनूंगा, और उनकी ऑफिस में मैं काम नहीं करूंगा, और उनके खिलाफ लड़ाई करूंगा, और देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपना योगदान दूंगा। ऐसा कुछ आइडिया उनके दिमाग में होगा। तो इंग्लैंड से पढ़ाई खत्म करके वो ICS की एग्जाम देके इंडिया में वापस आए थे, ठीक है। ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन द इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, ओके, क्रांतिकारी बनने में उनको बहुत दिलचस्पी था। ही बिकेम एन एक्टिव मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली के एक एक्टिव मेंबर बने। क्रांतिकारी एक्टिविटीज की शुरुआत उन्होंने कुछ इस ढंग से की थी। He joined the Swaraj Party in 1923. स्वराज पार्टी हमने उसका डिस्कशन 4th चैप्टर में ऑलरेडी किया है। 4th चैप्टर का आखिरी टॉपिक था स्वराज पार्टी, तो उसमें भी वो ज्वाइंट हुए थे। स्वराज पार्टी वो पार्टी थी जो कांग्रेस से अलग हुई थी, ओके, और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने उसकी स्थापना में बहुत ही अहम जो रोल प्ले किया था उन्होंने, तो उसमें भी ज्वाइंट हुए 1923 में। He soon became very popular leader among the youth. Okay, young जो स्टूडेंट्स थे खास करके शहरों में रहने वाले, वो उनसे काफी इम्प्रेस हुए। He was in the top of civil disobedience movement and therefore jailed many times in 1938. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो कि गांधी जी ने इनिशिएट किया था, तो गांधी जी के साथ भी वो बहुत ही कनेक्टेड थे शुरुआत में, और इस मूवमेंट में हिस्सा लेने के कारण उनको जेल की सजाएं भी हुई, स्पेशली 1938 या उसके आसपास के समय। At the young age of 41, he was elected as the president of Congress convention at Haripura, यानी कि सूरत, and showcased his ability. Okay, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था सूरत में, सूरत का पुराना नाम हरिपुरा था उस वक्त, ओके। उस वक्त वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी चुने गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कांग्रेस से उनको अलग होना पड़ा था कुछ मतभेदों की वजह से, कुछ डिफरेंसेस की वजह से वो अलग जरूर हो गए थे, कनेक्टेड वो परमानेंटली नहीं रहे थे कांग्रेस के साथ। तो
सूरत अधिवेशन में उनको एज प्रेसिडेंट चुना गया। He left the Congress as difference of opinion with Gandhi had increased and he established a party, the Forward Bloc। ये स्टेटमेंट आपको अंडरलाइन करना है। जस्ट वही चीज है जो मैंने आपको बताया कि गांधी जी से कनेक्टेड जरूर थे। आप पिक्चर में भी देख सकते हो, पेज नंबर 34 पे जो दिया है फोटोग्राफ, वो एक रियल फोटोग्राफ है। गांधी जी के साथ बात करते हुए सुभाष चंद्र बोस नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उनसे भी उनके मतभेद हुए थे। यहां पे लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको क्लियरली बता दूं कि मतभेद कौन सी कारण से हुए थे। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, सुभाष चंद्र बोस जो थे वो अहिंसा के पुजारी नहीं थे, कि हिंसा का जवाब जो है वो हिंसा से देना चाहिए, वैसा मानने वाले थे वो। तो वही एक मेन कारण था गांधी जी से डिफरेंसेस होने का, ठीक है। और इसीलिए फिर कांग्रेस और गांधी जी से अलग होके उन्होंने अपनी एक नई पार्टी की स्थापना की थी, जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। BLOC के नहीं बोलना है आपको, लेकिन BLOC सिर्फ इतना ही है। फॉरवर्ड ब्लॉक की उन्होंने स्थापना की थी। टू अवेकन प्लेबिसाइड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ही ट्रैवल्ड मोस्ट ऑफ द रीजन्स ऑफ इंडिया। ओके, प्लेबिसाइड यानी कि ओपिनियन ऑफ पब्लिक ओपिनियन जनरेट करने के लिए वो भी भारत भर में घूमे थे। जगह जगह पे उन्होंने भाषण दिए थे, लोगों को उजागर किया था, अवेयरनेस बढ़ाने का काम किया था और ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने के लिए जितना हो सके उतना उन्होंने लोगों से सपोर्ट इकट्ठा करने की कोशिश की थी। ओके, he was arrested under Indian Defence Code and imprisoned। इंडियन डिफेंस कोड नाम से कायदा हुआ करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट में, ठीक है। तो उसके अंडर में उसे अरेस्ट किया गया उनको और जेल में जाना पड़ा था उनको। एक बार नहीं, उनको बार बार जाना पड़ा था जेल में। ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट ही वाज इल ट्रीटेड। जेल में भी उनके ऊपर काफी दुर्व्यवहार हुआ, अत्याचार हुए, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। He was imprisoned at his place of residence as his health was deteriorating since he was fasting unto the death। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है कि कुछ समय उनको जेल में रखने के बाद उनको अपने घर में शिफ्ट किया गया, उनके खुद के घर पे, और नजर कैद रखा गया, क्योंकि जेल में उन्होंने उपवास शुरू कर दिए थे, फास्टिंग अनटू द डेथ। ठीक है, मैं मर जाऊंगा लेकिन खाना नहीं खाऊंगा जेल का। इतना जिद्दी उन्होंने एक मुहिम जो है वो चलाया था, ठीक है। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को डर लगा कि शायद अगर ये इनकी ये तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाए या तो फिर एक्सट्रीम केस में अगर लगातार उपवास करने के कारण अगर उनकी डेथ हो जाएगी तो फिर क्या होगा, फिर पब्लिक का गुस्सा और बढ़ जाएगा, पब्लिक हिंसा में उतर आती है, ये सारा प्रॉब्लम्स हो सकता है। ऐसा देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर उनको जेल से शिफ्ट करके उनके ही घर में नजर कैद रखा। यानी वो घर में रह सकते, घर में सो सकते, खाना पीना खा सकते, कुछ भी, लेकिन घर से बाहर नहीं निकल सकते, उसको नजर कैद कर। और अगर घर से बाहर निकल कहीं पे भी जाएगी तो ब्रिटिश पुलिस जो है वो उनका पीछा करेगी, वो क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। वो सभी चीजों के ऊपर निगरानी था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इतना निगरानी रखने के बावजूद he traveled in the disguise of Pathan from Kolkata via Peshawar, Kabul, Iran, Russia and later on he reached Berlin। इनका डेयरिंग देखिए कि घर में नजर कैद होने के बावजूद वो वहां से भी भागने में सफल हुए। पठान का भेष उन्होंने लिया, पठान के भेष में वो वहां से निकल गए, ठीक है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता भी नहीं चला, कोई व्हीकल उनके पास नहीं था, जैसे तैसे करके छिपते छुपाते कोलकाता से वो पेशावर गए।
मेरे ख्याल से कोलकाता से पेशावर यानी कि पाकिस्तान का सिटी है वो अभी, और ये छोर से दूसरे छोर तक जाने वाली ये बात है। ओके, हजारों किलोमीटर, यानी कि द डिस्टेंस वाज हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर एक्चुअली। ठीक है, 1000 से ऊपर ऑब्वियसली वो डिस्टेंस हो जाता है। तो ताजुब होता है कि किस तरह से गए होंगे, और वहां पे बात रुकती नहीं है, वो वहां से आगे भी बढ़े थे। काबुल गए थे जो कि अफगानिस्तान की राजधानी है, ईरान गए थे जो कि अफगानिस्तान से आगे का एक पड़ोसी देश है, फिर रशिया भी गए थे। कैसे कैसे गए होंगे। लेटर ऑन ईरिश बर्लिन, जर्मनी, जो कि जर्मनी का कैपिटल सिटी है बर्लिन, वहां तक भी वो पहुंच गए थे, और ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको पकड़ने में नाकाम रही थी। बर्लिन वो पहुंचे, उसका डेट भी दिया गया 28 मार्च 1942। ओके, इंडियंस लिविंग इन जर्मनी गेव हिम वार्म वेलकम। उस वक्त कुछ इंडिया के लोग जर्मनी में ऑलरेडी रह रहे थे, उन्होंने सुभाष बाबू को वेलकम किया, सपोर्ट दिया। He urged the people of India through Berlin radio to fight against British Empire. Okay, Berlin radio पे उन्होंने एक मैसेज टेलीकास्ट किया था, जिसमें जर्मनी में रहने वाले जितने भी इंडियन लोग थे उनके नाम उन्होंने मैसेज दिया था कि इंडिया को आजाद करवाने में आप भी सपोर्ट कीजिए। और इस काम के लिए उनको जर्मनी के जो चांसलर थे हिटलर, एडॉल्फ हिटलर, उनका उन्हें सपोर्ट मिला था। He also met Hitler in Germany and discussed in detail about the independence of India. एक कहावत है हिंदी में कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो वैसा कुछ लॉजिक लगा के उन्होंने हिटलर के साथ दोस्ती किया था। हालांकि हिटलर जो थे, एडॉल्फ हिटलर, वो वर्ल्ड के लिए बहुत ही खतरनाक इंसान थे, लेकिन इंडिया के लिए इतने खतरनाक नहीं थे। वो इंडिया के साथ उनका कोई दुश्मनी नहीं था, और क्योंकि ब्रिटिश का, इंग्लैंड का वो दुश्मन थे, जर्मनी जो है वो इंग्लैंड का दुश्मन था उस वक्त। एडॉल्फ हिटलर को जर्मनी, इंग्लैंड से खास नफरत थी, और इंग्लैंड का रूल इंडिया में चल रहा था, तो डेफिनेटली उन्होंने फिर उस बात को ध्यान में लेते हुए इंडिया को, यानी कि सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट दिया। और उनके रेडियो से, ठीक है, जर्मनी का जो रेडियो स्टेशन होता है, उनसे उनको इंडिया के लोगों को एड्रेस करते हुए मैसेज टेलीकास्ट करने की परमिशन भी सुभाष बाबू को दी। सो इन अ वे वी कैन से दैट सुभाष चंद्र बोस वाज फ्रेंडली टू एडॉल्फ हिटलर ऑफ जर्मनी, क्योंकि उनके सपोर्ट के बगैर वो काम तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता है। ठीक है, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बारे में उन्होंने डिटेल में चर्चा की थी हिटलर के साथ। He then went to Rome and Paris to establish a military unit for the independence of India and recruited 3000 Indians. यहाँ पे 3000 के बाद 1000 वर्ड में भी लिखा है, वो वर्ड आपको निकाल देना है। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि उसके बाद इटली की राजधानी रोम में भी गए थे, फ्रांस की राजधानी वो पेरिस में भी गए थे। ठीक है, और एक मिलिट्री यूनिट अपना बनाया था भारत को आजादी दिलाने के लिए। जहां जहां जो देश में इंडिया के लोग रहते थे, वहां से वो लोग यंग पीपल को इकट्ठा करते थे और एक सेना बनाई थी उन्होंने। ठीक है, रास बिहारी बोस, a revolutionary living in Japan, changed all the organization and established Indian independence league. तो ये लोगों को, मैन पावर को इकट्ठा करने का काम जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और रास बिहारी बोस जो कि सुभाष बाबू से कनेक्टेड थे, जापान में रहते थे, वो इंडिया में नहीं रहते थे, जापान में रहते थे, तो उन्होंने ये सारे लोगों को जिनको सुभाष बाबू ने इकट्ठा किया था, उनको इकट्ठा करके एक सेना बनाई और उसको नाम दिया आजाद हिंद फौज। वो नाम दिया उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, उसको इंग्लिश में बोलते हैं। ओके, टू मेक इंडिया फ्री, पर्पस ये था कि इंडिया को आजादी दिलाना है। ओके, आजाद हिंद फौज वाज सेट अप और a presence of 100 Indian delegates from Malaya, Japan, Sumatra, Java, Hong Kong, Borneo, अंडमान, बर्मा, जिसको ब्रह्मदेश कहते थे उस वक्त, नाउ म्यांमार भी कहते हैं अभी हम, वर इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो सभी जो एशियन कंट्रीज थे जो यहाँ पे नाम लिखे हैं, उनमें से थोड़े 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 करके उन्होंने भी अपनी ओर से
प्रयत्न किया था इंडिया के लोगों की सेना बनाने के लिए उनको इकट्ठा करने का। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में ये सभी लोग थे। रास बिहारी बोस क्योंकि पहले आर्मी में काम कर चुके थे, फिर दूसरा भी एक नाम यहाँ पे आ रहा है, मोहन सिंह, अ वॉर प्रिजनर अरेस्टेड बाय जापान वाज आल्सो प्रेजेंट। ओके, मोहन सिंह जो कि एक वॉर प्रिजनर थे, जापान ने उनको अरेस्ट किया था, उनकी जेल में रहे थे वो। ठीक है, वो भी थे वहां पे। मोरओवर रास बिहारी बोस वॉलंटरली रिटायर्ड एज हेड ऑफ INA। ओके, तो जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अंदर थोड़ा सा काम करके रास बिहारी बोस जो है उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। लेकिन ये एक ऐसा काम है, कहने का मतलब इतना लंबा डिस्क्रिप्शन जो दिया गया है उसको अगर शॉर्ट में मुझे समराइज करना है तो मैं इस तरह से कह सकता हूँ आपको कि सब लोगों को इकट्ठा करके लड़ने के लिए तैयार करना वो कोई मामूली काम नहीं होता है। इट रिक्वायर्स अ लॉट्स ऑफ एफर्ट एंड इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम आल्सो। बहुत टाइम इसके लिए लगता है, बहुत सारा एफर्ट लगता है, और हमें ऐसे लोगों को इकट्ठा करना होता है जिनमें जुनून है देश के लिए लड़ने का, और अगर जान भी अगर उसके लिए चली जाए तो उसकी परवाह उनको नहीं होगी। वो लेवल का जुनून होना चाहिए। इसलिए ये नंबर भले ही हमें छोटा लग रहा होगा, लेकिन वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ मोटिव which was initiated or promoted by Subhash Chandra Bose, मोहन सिंह, रास बिहारी बोस, उनके द्वारा जो प्रमोट किया गया था मोटिव, वो कोई छोटा मोटा मोटिव नहीं था। ओके, इसलिए वन बाय वन एक एक करके बहुत मुश्किल से इतने लोग जमा हुए और कुछ इस तरह से आजाद हिंद फौज की रचना हुई। उसके बाद आगे का टॉपिक हम पढ़ते हैं जहां पे लिखा है आजाद हिंद फौज एंड इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। ओके, आजाद हिंद फौज हिंदी नाम है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, अदरवाइज दोनों सेम है। आफ्टर ब्रेकिंग द ब्रिटिश सिक्योरिटी, Subhash Chandra Bose cleverly reached Japan from Berlin in a submarine in 1943। जगह जगह पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी लगाया था सुभाष बाबू को पकड़ने के लिए। उसके बावजूद भी बर्लिन से वो जापान पहुंचे 1943 में। मोरओवर रास बिहारी बोस ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग इनवाइटेड सुभाष चंद्र बोस टू बी द हेड ऑफ द लीग। रास बिहारी बोस क्योंकि वो रिटायरमेंट लेने का उन्होंने फैसला कर दिया था, इसलिए उन्होंने सुभाष बाबू को इनवाइट किया कि आप इस आजाद हिंद फौज की जो बागडोर है वो आप संभालिए, क्योंकि मुझे रिटायर होना है। उनकी एज एक्चुअली ज्यादा थी। It was decided that in this forge only Indian soldiers and officers would be there and it would fight for independence of India। एक चीज बाय डिफॉल्ट उन्होंने तय किया था कि इस सेना में इंडिया के जवान होंगे और उनको लीड करने वाले जो अधिकारी लोग जो हैं वो भी इंडिया से होंगे, जिनको आर्मी का कोई ना कोई अनुभव होगा। ठीक है, वैसे लोगों को रखा गया था और ऐसी सेना उन्होंने बनाई थी जिनको ट्रेनिंग भी दे रहे थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नंबर के हिसाब से लोगों को इकट्ठा करना है और बस ऐसे ही लड़ने निकल जाना, ऐसा नहीं है। ट्रेनिंग, बाकायदा उनको ट्रेनिंग मिल रहा था। जापान would provide every kind of help for the Indian freedom। जापान ने भी तैयारी दिखाया था कि भारत को आजादी दिलवाने के लिए उनसे हो सकता है उतनी सारी हेल्प वो करेगा। ओके, इट वाज प्रॉमिस्ड दैट as Japanese army advances towards India capturing Indian provinces, provincial governments would be formed and Japan would give them recognition। ऐसा भी डिसीजन लिया गया था कि आजादी दिलवाने के लिए वो हेल्प करेंगे, लेकिन साथ ही वो एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रचना की जाएगी जिसमें प्रेसिडेंट भी होंगे, प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, दूसरे मिनिस्टर भी होंगे, दूसरे भी सदस्य होंगे, जिनको जापान ऑथोराइज करेगा, रिकॉग्निशन देगा। यानी कि वर्ल्ड में भी ऐसा डिक्लेयर होगा कि हम इंडिया की ये गवर्नमेंट को मान रहे हैं, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं मान रहे हैं। ये वाली बात हो गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ,
On July 2nd, 1943, Subhash Chandra Bose went to Singapore from Japan. And then there he was elected as the President of Indian Independence League on July 4th, 1943. ठीक है, जापान से सिंगापुर गए सुभाष चंद्र बोस 2 जुलाई 1943 को, और उसके 2 दिन के बाद 4 जुलाई को उनको ऑफिशियली इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का प्रेसिडेंट बनाया गया। Moreover, रास बिहारी बोस voluntarily retired as head of Indian National Army. आजाद हिंद फौज के इंडियन नेशनल आर्मी के प्रेसिडेंट के पद से रास बिहारी बोस रिटायर्ड हो गए, ठीक है, एंड अपॉइंटेड सुभाष चंद्र बोस एज द हेड ऑफ आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी के हेड भी सुभाष चंद्र बोस बन गए। हालांकि ये सारी चीजें एक ही है। Indians residing there got a power and able leader of freeing their motherland. इंडियन लोग जितने भी इसमें रिक्रूट हुए थे उनको भी ऐसा एक तसल्ली मिल गई कि आखिरकार हमें लीड करने वाला एक सही इंसान जो खुद लड़ने के लिए तैयार है, वो खुद एक यंग है, एंथुसियास्टिक है, बहुत ही हार्ड वर्कर है, ऐसा लीडर अब उनको मिल गया। और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ सुभाष चंद्र बोस ने उनकी लीडरशिप में हुआ था। तो सिंस देन सुभाष चंद्र बोस वाज कॉल्ड नेताजी, क्योंकि अब वो लीडर थे इसलिए उनको नेताजी के नेम से पुकारा गया, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ऐसा निकनेम उनका पड़ गया। इन हिज स्पीचेस एंड ऑन रेडियो ही गिव स्लोगन्स, वो अलग अलग स्लोगन देते थे जो खुद बनाते थे कि चलो दिल्ली, लेट्स मार्च टू दिल्ली, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है। और उन्होंने एक बहुत बढ़िया एक दूसरा स्लोगन दिया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ओके, इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन है गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, इसका मतलब कि आप मुझे बल दीजिए, बल यानी कि स्ट्रेंथ, पावर दीजिए आप, यानी कि खुद लड़िए मेरे साथ, तो मैं तुम्हें आजादी दिलाऊंगा। उसके बाद हमारी सरकार होगी, हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन पे होंगे, हमारा ग्रोथ होगा, देश में शांति होगी, ये सारा पर्पस था। सो गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, ये उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है। विद स्किलफुल गाइडेंस ही फॉर्म्ड अ पैरेलल गवर्नमेंट। सिर्फ वो उन्होंने सेना बनाई, नेताजी बन गए, सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन एक पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना भी उन्होंने की। He tried to convince and urge the Indian residing in Southeast Asia to sacrifice everything for the struggle of independence of India. ठीक है, तो सब लोगों को वो कन्विंस करते थे, खास करके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर जो छोटे मोटे कंट्रीज हैं, ठीक है, वहां पर रहने वाले लोगों को वो कन्विंस करते थे कि इस तरह से हम नहीं जी सकते, हम लोग गुलाम हैं, हमें आजादी के लिए लड़ना होगा, भले उसके लिए हमारी जान चली जाए, ठीक है, क्योंकि इस तरह से जीने से तो बेहतर है कि हम लड़ाई करके अपनी जान दें। ओके, तो वैसा मैसेज उन्होंने एक दिया था सभी इंडियन लोगों को जो फॉरेन रह रहे थे उनको। फिर एक नया टॉपिक आता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट बाय सुभाष चंद्र बोस। जो आगे जिक्र किया है कि सुभाष चंद्र बोस ने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट की स्थापना की थी, तो उसका प्रोसीजर क्या था, कहां पे की थी। सुभाष चंद्र बोस फॉर्म्ड प्रोविजनल इंडियन गवर्नमेंट एंड ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर एंड हेड ऑफ द आर्मी। उन्होंने खुद को अपने आप को प्राइम मिनिस्टर के पद पे घोषित किया। आजाद हिंद फौज के वो खुद हेड बन गए, लीडर बन गए। He allotted other departments to his companions and formed a cabinet. यहां तक कि एक कैबिनेट मंत्रिमंडल भी बनाया था उन्होंने, मिनिस्टर्स भी नियुक्त किए थे, उनको डिपार्टमेंट भी सौंपे थे। This government was recognized by, तो वो कोई ऐसी वैसी गवर्नमेंट नहीं थी, क्योंकि दूसरे कंट्रीज का भी उनको सपोर्ट मिला। जापान, जर्मनी, इटली, नेशनलाइज्ड चाइना एंड बर्मा, ठीक है, तो ये सारे देशों का उनको सपोर्ट मिला था। दिस गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज एंड ट्राई कलर एज नेशनल फ्लैग। ओके, जो तिरंगा होता है वो तो खैर अभी भी है,
उनको उन्होंने नेशनल फ्लैग के तौर पे डिक्लेयर किया था और हिंदी को हमारी राष्ट्रीय भाषा रिकग्नाइज किया था। कुछ मुद्दे जो हैं वो तय किए थे। It was decided to have the income by assisting Japan, independent role and by property tax. गवर्नमेंट की आमदनी किस तरह से होगी, ठीक है। तो उन्होंने डिसाइड किया था कि आज़ादी मिलने के बाद हम जापान को हमारा थोड़ी मदद करेंगे, क्योंकि उस वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो जापान को इंडियन नेशनल आर्मी ने हेल्प की थी। तो जापान ऑब्वियसली उसके बदले में उनको पैसा दे सकता है, ऐसा कुछ डील हुआ था। और आज़ादी मिलने के बाद इंडिया में प्रॉपर्टी टैक्स डाल के, प्रॉपर्टी टैक्स यानी कि जो प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह होता है, अलग अलग टैक्सेस होते हैं, वैसे यहाँ पे सिर्फ प्रॉपर्टी टैक्स ही लिखा गया है। तो वो डाल के लोगों से टैक्स के जरिए पैसे जमा करके वो गवर्नमेंट की इनकम खड़ी कर सकते हैं। नेताजी विजिटेड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड नेम्ड इट एज शहीद एंड स्वराज। ये दोनों जो आइलैंड है ना, अंडमान एंड निकोबार, ओके, उनको भी हिंदी नाम दिए थे उन्होंने। अंडमान को शहीद नाम दिया था, जिसको मार्टियर कहते हैं, और निकोबार आइलैंड को स्वराज नाम दिया था, जिसको इंडिपेंडेंस कहा जाता है, ठीक है। यानी कि काफी काम उन्होंने किया था अकेले और आजाद हिंद फौज के साथ मिलकर भी, ओके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी सडनली डेथ हो गई। हमारे लिए बहुत बड़े दुख की बात है कि एक काम करने वाला इंसान जब सडनली चला जाता है तो ऑब्वियसली उन्होंने जो हाथ में लिया है काम, वो अधूरा रह जाता है, ओके। तो उसी के बारे में अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, लास्ट स्टेप एंड मार्टियरडम ऑफ सुभाष बाबू। कि आखिरी उन्होंने जो स्टेप लिया था उसी वक्त वो शहीद भी हो गए। तो वो कैसे हुआ? In May 1944, under the leadership of Netaji, his military units captured Rangoon, Phnom, Kohima, which is capital city of Nagaland right now. तो आजाद हिंद फौज को काफी सफलता मिली थी इनिशियली। ये सेक्टर उन्होंने जीत लिए थे, रंगून, प्रोम और कोहिमा, जो कि फिलहाल नागालैंड की राजधानी है, ओके। उसके बाद then it marched towards Imphal, which is the capital city of Manipur right now. मणिपुर स्टेट का जो कैपिटल सिटी है उस वक्त लाइक एक सेंटर माना जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो वहां आगे बढ़े, उस सेंटर की ओर आगे बढ़े वो, ठीक है। उसके बाद आफ्टर द ड्रॉपिंग ऑफ 2 एटम बॉम्ब्स नागासाकी एंड हिरोशिमा इन जापान, द फाइनेंशियल assistance to the provincial government stopped. जापान जो हमें आर्थिक रूप से मदद कर रहा था, ओके, वो बंद हो गई सडनली, क्योंकि जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हार गया। सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूं, उनके 2 बड़े शहरों में जो एटम बॉम्ब गिराए गए, हिरोशिमा और नागासाकी, उसके बाद जापान ने सरेंडर कर दिया, वॉर हार गए, उनकी फाइनेंशियल खुद की जो कंडीशन है वो बिगड़ गई। तो ऑब्वियसली हमें वो हेल्प कैसे कर सकते हैं? तो उनसे जो फाइनेंशियल हेल्प मिल रही थी वो बंद हो गई, इसलिए INA, इंडियन नेशनल आर्मी की हालत जो है वो खराब हो गई। ब्रिटिश एयरक्राफ्ट स्टार्टेड वॉरफेयर अगेंस्ट आजाद हिंद फौज एंड सो द कंडीशन बिकेम क्रिटिकल, ठीक है। जो ब्रिटिश आर्मी थी उनकी पोजीशन अब मजबूत हो गई वॉर में, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर तो वो लोग जीत गए थे, लेकिन अब उनको सिर्फ आजाद हिंद फौज के सामने ही लड़ना था। तो उनकी पोजीशन थोड़ी सी मजबूत हो गई। और उसमें भी ऑन August 18, 1945 he started from Taipei एयरपोर्ट और फॉर्मोसा फॉर टोक्यो, ओके। ताइपेई से वो टोक्यो निकलने के लिए रवाना हुए बाय एयरप्लेन, ओके। टोक्यो यानी जापान का कैपिटल सिटी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हिज प्लेन कॉट फायर, उनके प्लेन में आग लग गई एंड ही गॉट सीरियस बर्न्स, बहुत सीरियस उनको इंजरी हुआ। एंड व्हाइल अंडरगोइंग ट्रीटमेंट ही डाइड, ठीक है।
उस वक्त हालांकि वो बच गए, उनकी सडनली डेथ नहीं हुई, लेकिन सीरियसली वो इंजर्ड हुए थे। तो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के दौरान उनकी मौत हो गई। लेकिन ये एक 100% फुल प्रूफ थ्योरी नहीं है, क्योंकि लास्ट स्टेटमेंट में लिखा है द मिस्ट्री ऑफ हिज डेथ हैज रिमेन्ड अनसॉल्व्ड टिल डेथ। ओके, उनकी मौत का एग्जैक्ट रीजन जो है वो आज भी नहीं हमें पता चला है। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कॉन्स्पिरेसी करके उनको मार डाला था, षड्यंत्र करके उनको एक ऐसा सिनारियो खड़ा किया था कि प्लेन का एक्सीडेंट हो गया या तो प्लेन में आग लग गई। लेकिन हो सकता है कि जानबूझ के ब्रिटिशर्स ने वो आग लगाई हो और वहां पे उनको मार डालने का एक षड्यंत्र हुआ। ऐसा काफी लोग मान रहे हैं, लेकिन एक फुल प्रूफ थ्योरी जो है वो हमें इसके लिए नहीं मिल रही है। लेकिन जो कुछ भी है, सडनली इस तरह से सुभाष चंद्र बोस की डेथ हो जाने के बाद आजाद हिंद फौज जो है उनका लीडर कोई नहीं रहा। उसके बाद वो सेना खुद बिखर गई। ज्यादा करके उसके सैनिक जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या तो उनको कैप्चर कर दिए, जेल में डाल दिए, या तो उनको भी मार दिया। और बहुत ही सैडली मैं कहना चाहूंगा कि इस तरह से बहुत ही सैड एंड हुआ इंडियन नेशनल आर्मी का। अगर इंडियन नेशनल आर्मी होती, सुभाष बाबू खुद जिंदा होते, तो इंडिया का जो हिस्ट्री है, स्वतंत्रता का जो इतिहास है, वो बहुत अलग होता है, बहुत ही अलग होता है। ओके, बट अनफॉर्चुनेटली it so happened that he died mysteriously, and then there was no sustenance of Indian National Army। इतना ही मैं कह सकता हूँ लास्ट में। ओके, तो सुभाष चंद्र बोस और INA के बारे में जो टॉपिक टेक्स्ट बुक में दिया गया वो यहीं पे खत्म होता है। उसके बाद का नया टॉपिक जो है वो अचीविंग इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो कि टोटली एक नया टॉपिक होगा। हमें खैर 1947 में तो आजादी मिल ही गया था। सुभाष बाबू अगर जिंदा होते तो थोड़ा सा जल्दी हमें आजादी मिलता, उनकी ही गवर्नमेंट होती, क्योंकि गवर्नमेंट तो ऑलरेडी उन्होंने बना दी थी। तो वही, और मे भी हो सकता है कि डेमोक्रेटिक रूल नहीं होता, डिक्टेटरशिप होता, बट बेसिकली ही वाज अ गुड मैन, सुभाष चंद्र बोस। ऐसा भी जरूरी नहीं कि डिक्टेटरशिप जो है वो देश के लिए खराब ही होती है। डेमोक्रेसी हमेशा हमारे लिए अच्छा ही होता है, ऐसा भी नहीं है। ओके, लेकिन जो भी हो, ऐसा हमें अभी एक्सेप्ट करना पड़ रहा है कि लाइक वी वांट द फ्रीडम एट लास्ट ऑन 15th of August 1947, and then democracy was established, and पंडित जवाहरलाल नेहरू became the first prime minister of India। और तब से लेके फिलहाल तक डेमोक्रेसी चल रहा है। Anyway, so this topic and this lecture comes to an end over here. Okay, achieving independence and partition of India, ये नया टॉपिक हम शुरू करेंगे आने वाले अगले लेक्चर में। Okay, तब तक के लिए thanks for your time. That's it for today. Bye bye.